बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के फोर्थ यूनिट में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये लास्ट चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये तीसरा पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये चौथा अध्याय है जिसमें यूवी विजिबल क्षेत्र के विकिरण द्वारा किसी अणु के इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण दर्शाते हैं जिसको जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अर्थात यूवी और विजिबल अल्ट्रावायलेट व दृश्य विकिरणों के अवशोषण द्वारा किसी अणु का एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रमों को हम पहले भी बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन में पढ़ चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा बहुत अधिक जबकि वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल संक्रमण की ऊर्जा बहुत कम होती है। तो यहाँ पर N1, N2, N3 जो प्रदर्शित किए गए हैं ये वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं तथा V0, V1, V2, V3 आदि प्रदर्शित किए गए हैं ये सभी कंपन ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करते हैं और एक कंपन ऊर्जा स्तर के अंदर J1, J2, J3 आदि घूर्णन ऊर्जा स्तर उपस्थित हैं। तो घूर्णन संक्रमण बहुत कम ऊर्जा युक्त, कंपन संक्रमण उससे अधिक ऊर्जा युक्त और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उससे अधिक ऊर्जा युक्त होता है जिसे क्रमशः हम माइक्रोवेव, नंबर 2 IR और नंबर 3 यूवी विजिबल विकिरणों के द्वारा संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम N1 से N2 के संक्रमण की बात कर रहे हैं या N2 से N3 संक्रमण की बात कर रहे हैं और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं क्योंकि यह संक्रमण किसी अणु द्वारा यूवी विजिबल विकिरणों के अवशोषण द्वारा संपन्न होता है। अतः इसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अणु इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के साथ कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रम भी प्रदर्शित करता है या उसमें सम्मिलित होते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा कम है, अधिक ऊर्जा दे रहे हैं तो कंपन और घूर्णन उसमें हमेशा शामिल ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बैंड में कंपन एवं घूर्णन संक्रमण की सूक्ष्म रेखाएं भी प्राप्त होती है। अतः इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एक जटिल स्पेक्ट्रम है। अर्थात किसी अणु को यदि ऊर्जा दी जाती है तो अणु में यदि दी गई ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए पर्याप्त है तो वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से कम ऊर्जा वाली सभी प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करेगी जैसे कंपन, घूर्णन या ट्रांसलेशनल गतियों को दर्शाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में घूर्णन और कंपन की सूक्ष्म रेखाएं भी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी समनाभिकीय अणुओं के अध्ययन में उपयोगी है जिनका माइक्रोवेव तथा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा अध्ययन संभव नहीं होता। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी समनाभिकीय अणुओं या अध्रुवीय अणुओं के अध्ययन में भी उपयोगी है जिसका कि हम माइक्रोवेव और IR स्पेक्ट्रम द्वारा अध्ययन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ हम रमन स्पेक्ट्रम द्वारा उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम समनाभिकीय अध्रुवीय अणुओं के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ साथ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में ले सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में नहीं ले सकते। इस स्पेक्ट्रम में अध्ययन हेतु निम्न दो मानों का मापन सही रूप से किया जाना अनिवार्य होता है जिसमें भी एक है उच्चतम अवशोषण तरंगदैर्ध्य जिसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, ये ज्ञात होना अनिवार्य है और दूसरा अवशोषण की तीव्रता या एप्सिलॉन ज्ञात होना अनिवार्य है। ये दो मान अगर स्पष्ट रूप से ज्ञात हैं और इनके उच्च मान है तो हम ऐसे अणु का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम अध्ययन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की परास 10 से 700 नैनोमीटर होती है, लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा 200 से 750 नैनोमीटर तक मापन किया जा सकता है।
जिसमें 200 से 380 नैनोमीटर तक ये एग्जैक्ट है, कुछ जगह 400 नैनोमीटर भी लिखा है। ये यूवी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। 380 से 760 नैनोमीटर, कुछ जगह ये 800 नैनोमीटर लिखा है, जो विजिबल या दृश्य क्षेत्र को दर्शाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, इसमें क्षेत्र की परास आपको ध्यान रखनी है। 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि 200 से 380 नैनोमीटर का क्षेत्रफल कौन सा है, या 380 से 760 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य किस क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कैसे उत्पन्न होता है। अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यूवी एवं विजिबल विकिरणों के अवशोषण द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण ये स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है। तो जितनी ऊर्जा अवशोषित होगी, अवशोषण स्पेक्ट्रम के रूप में फोटोग्राफिक प्लेट पर निश्चित रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके अध्ययन द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा अवशोषण प्रदर्शित किया गया है, और उसी से हम अणु की संरचना का निर्धारण भी करते हैं। अणु की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जा के योग के बराबर होती है, जिसे हम ET टोटल एनर्जी इक्वल टू EE इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, EV वाइब्रेशनल एनर्जी, ER रोटेशनल एनर्जी के योग के बराबर प्रदर्शित करते हैं। वैसे इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है गैसीय अणुओं के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन एनर्जी का मान बहुत कम होता है, और हम अध्ययन गैसीय अणुओं का कर रहे हैं, इसलिए उस एनर्जी को हम नगण्य मान लेते हैं। यदि अणु की प्रारंभिक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा तथा घूर्णन ऊर्जा को क्रमशः EE, EV, ER से एवं संक्रमण के पश्चात अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जाओं को क्रमशः EE-, EV- और ER- से प्रदर्शित करते हैं, जो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की कुल ऊर्जा को दर्शाती है, तो हम इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था की कुल ऊर्जा ET और अंतिम अवस्था की कुल ऊर्जा ET- के रूप में दर्शाई गई है, जो कि संक्रमण प्रारंभिक अवस्था N1 से N2 के मध्य प्रदर्शित कर रहा है। अतः इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा परिवर्तन को हम इस रूप में दर्शाएं डेल्टा E के रूप में, तो डेल्टा E हो जाएगा डेल्टा EE प्लस डेल्टा EV प्लस डेल्टा ER के रूप में इसको दर्शाया जाता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार चूंकि डेल्टा E hc अपॉन न्यू बार के रूप में दर्शाया जाता है, इसका मान रखें तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तरंग संख्या न्यू बार बराबर हो जाएगा डेल्टा E अपॉन HC बराबर डेल्टा EE प्लस डेल्टा EV प्लस डेल्टा ER अपॉन HC का इसमें भाग दिया गया है। या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तरंग संख्या के रूप में लिखें तो न्यू बार बराबर हो जाएगा, ये भी डेल्टा न्यू बार ही लिखा जाता है, अब न्यू बार लिखें तो भी चलता है, तो न्यू बार इक्वल टू डेल्टा न्यू E बार प्लस डेल्टा न्यू V बार प्लस डेल्टा न्यू R बार। ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तरंग संख्या न्यू बार को प्रदर्शित करता है, जो तीनों संक्रमणों के तरंग संख्याओं के अंतर तथा योग के बराबर होता, अंतर के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तीनों संक्रमणों की परास भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण बहुत अधिक ऊर्जा युक्त होता है, कंपन उससे कम और घूर्णन उससे भी कम। तो इनकी परास में डेल्टा न्यू E बार लगभग डेल्टा न्यू V इंटू 10⁻³ अर्थात उससे 1000 गुणा कम होता है। जबकि अगर मैं रोटेशनल की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से यह 1 मिलियन टाइम्स कम होता है। इसलिए बराबर करने के लिए हम न्यू R बार में 10⁻6 का गुणा करते हैं और डेल्टा न्यू V बार के साथ 10⁻³ का गुणा करते हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि कंपन ऊर्जा स्तर से स्थूल संरचना प्राप्त होती है, जबकि घूर्णन ऊर्जा स्तर से सूक्ष्म संरचना या फाइन स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। क्योंकि घूर्णन ऊर्जा स्तर का संक्रमण बहुत कम ऊर्जा युक्त होता है, इसलिए सूक्ष्म संरचना, और कंपन के अंदर ज़्यादा ऊर्जा प्रयुक्त होती है, इसलिए स्थूल संरचना का निर्माण करता है। अर्थात स्पेक्ट्रम के अंदर बड़ी लाइनें प्राप्त होती है कंपन की, और छोटी या बिल्कुल सूक्ष्म लाइनें प्राप्त होती है घूर्णन संक्रमण की। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा की कंपन स्थूल संरचना। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हमेशा कंपन एवं घूर्णन संक्रमण के साथ जुड़ा रहता है, अतः इसे संक्रमण की ऊर्जा
परिवर्तन निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। ये हम पहले ले चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन स्थूल संरचना को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। समीकरण नंबर 1 से ये ऊर्जाओं के अंतर के बराबर है। कंपन स्थूल संरचना हेतु घूर्णन ऊर्जा संक्रमण की ऊर्जा नगण्य मानी जाती है। अतः हम डेल्टा ई आर को हटा दें तो केवल इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल ऊर्जा संक्रमण का योग ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ऊर्जा को या कुल ऊर्जा संक्रमण को प्रदर्शित करता है। कंपन स्थूल संरचना के संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार को हम इस रूप में प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा डेल्टा न्यू बार इक्वल टू एच सी का ऊर्जाओं में भाग दे दिया जाए तो यह इलेक्ट्रॉनिक डेल्टा न्यू ई बार प्लस डेल्टा न्यू वी बार के योग के बराबर होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्थूल संरचना की तरंग संख्या का सूत्र है जो समीकरण नंबर प्रदर्शित नहीं किया गया, नेक्स्ट में दर्शाया गया है। संक्रमण के लिए हम बात कर रहे हैं V से V डैश संक्रमण, अर्थात V निम्न कंपन ऊर्जा स्तर से V डैश उच्च कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण प्रदर्शित हो तो इस संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार बराबर हो जाएगी डेल्टा न्यू ई बार प्लस, बाकी अंतर के रूप में लिखेंगे डेल्टा नहीं है इसमें, ब्रैकेट में है न्यू वी डैश बार माइनस न्यू बार वी, इसको घटाएं तो समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी। ये समीकरण 2 को व्यवस्थित करने के बाद जो संबंध प्राप्त हुआ था ये वाला संबंध, इस संबंध में डेल्टा न्यू वी बार को यहाँ पर प्रदर्शित इस रूप में किया गया है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के अंदर तरंग संख्या परिवर्तन स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट में उच्च या ऊर्जा स्तर के लिए कंपन ऊर्जा की तरंग संख्या का मान अगर इसमें रख दिया जाए जो कि हमने पिछले चैप्टर में लिया था, तो कंपन ऊर्जा की तरंग संख्या का मान उपयुक्त समीकरण 3 में रखने पर ये प्राप्त हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, डेल्टा न्यू बार बराबर डेल्टा न्यू ई बार कांस्टेंट है प्लस जो कंपन ऊर्जा की तरंग संख्या का मान है वो हम पिछले चैप्टर से यहाँ पे रखें तो इसमें एक तो हो जाएगा न्यू वी बार में से हमें घटाना है न्यू वी डैश बार और इसको घटाएं तो दोनों के मान में जो कंपन ऊर्जा स्तर वी डैश और वी है ये यहाँ पर अलग अलग रूप में लिखे गए हैं। इतने इससे पहले हम न्यू डैश यूज़ कर रहे थे, अब हम ले रहे हैं, या न्यू बार यूज़ कर रहे थे, अब हम वी यूज़ कर रहे हैं और वी कंपन के लिए क्वांटम संख्या को या कंपन की क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। तो समीकरण 4 प्राप्त होगा। वापस देखें, डेल्टा न्यू बार इसकी बात कर रहे हैं बराबर डेल्टा न्यू ई बार प्लस हम दो मानों का अंतर ले रहे हैं जिसमें पहले पद पर है वी डैश प्लस हाफ इंटू ओमेगा ई बार माइनस वी डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। इसमें से हम घटा रहे हैं, ये तो वी डैश के मान हो गए। अब वी स्तर के लिए हम तरंग संख्या के मान, कंपन ऊर्जा की तरंग संख्या के मान वी घटा रहे हैं तो बड़े ब्रैकेट में वी प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। इससे निम्न पदों को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है तो केवल दो पद ही लिए गए हैं। इन दोनों को घटाने के बाद में हम समीकरण नंबर 4 प्राप्त होती है और यही समीकरण नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तरंग संख्या को प्रदर्शित करती है जिसमें हमने घूर्णन ऊर्जा स्तर को सूक्ष्म संरचना के रूप में नगण्य मान लिया है। केवल कंपन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा की तरंग संख्याओं का मान यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। नीचे यहाँ स्थिरांकों के मान दिए गए हैं। v प्लस ओमेगा ई बार यह प्रारंभिक अवस्था पे की कंपन की क्रमशः कंपन क्वांटम संख्या तथा साम्य संख्या या कंपन संख्या को प्रदर्शित करती है। तो ये न्यू या ओमेगा ई बार
यहाँ दो शब्द काम में लिए हैं, उनमें से वी तो है कंपन क्वांटम संख्या और ओमेगा ई बार है साम्य कंपन संख्या को दर्शाता है, या इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल लेवल को या नंबर को प्रदर्शित करता है। वी डैश या अंतिम अवस्था की कंपन क्वांटम संख्या है और वी प्रारंभिक अवस्था की कंपन क्वांटम संख्या को दर्शाता है। जैसा कि घूर्णन ऊर्जा को नगण्य माना गया है, तो समीकरण 4 में तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार कंपन बैंड की श्रेणी में प्रारंभिक स्थिति या केंद्र में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे घूर्णन ऊर्जा जिसको हमने नगण्य मान लिया है, वो कंपन बैंड की श्रेणी में बीच में या केंद्र में एक निश्चित मान को प्रदर्शित करता है। जब अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है तो डेल्टा न्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संक्रमण नीचे से उच्च स्तर में, उच्च से निम्न स्तर में या समान स्तरों के अंदर भी संभव है। यहाँ पर हम समान स्तर की बात कर रहे हैं, V के समान स्तर। तो N1 इलेक्ट्रॉनिक स्तर का V बराबर 1 से N बराबर 2 के इलेक्ट्रॉनिक स्तर में V डैश बराबर 2 में संक्रमण हो सकता है, या V और V डैश समान में भी संक्रमण हो सकता है और भिन्न भिन्न में भी हो सकता है। इसलिए डेल्टा V का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है। अतः V का कोई चयन या वर्ण नियम नहीं है। अतः अणु से स्पेक्ट्रम की बड़ी संख्या में बैंड पाए जाते हैं, या अणु के स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ी अधिक संख्या में बैंड उपस्थित रहते हैं, अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में कंपन संक्रमण की कई संभावनाएं हो सकती है। तो इसका स्पेक्ट्रम जो भी होगा वो अत्यंत जटिल प्रकृति का स्पेक्ट्रम होता है। बैंड क्रम या बैंड सीक्वेंस, बैंड क्रम या बैंड सीक्वेंस कैसे प्राप्त होती है, ये इस चैप्टर का अहम पार्ट है। बैंड की श्रेणी जिसमें V से V डैश के मान स्थिर रहते हैं को बैंड क्रम कहते हैं। अन्य बैंडों में V व V डैश के मान भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, अर्थात बैंड क्रम में V और V डैश के मान समान स्थिर रहते हैं, जबकि अन्य संक्रमणों में ये मान अलग अलग भी हो सकते हैं। V व V डैश के मान में एक क्रमिक बदलाव होता है। जैसे V बराबर 0 है तो V डैश का मान 0, 1, 2, 3, 4 आदि हो सकता है या प्रदर्शित होते हैं। तो इसे हम वृद्धि क्रम या प्रोग्रेशन कहते हैं। तो निम्न ऊर्जा स्तर V 0 से प्रारंभ होते हुए उच्च इलेक्ट्रॉनिक स्तर के विभिन्न V डैश कंपन स्तरों में संक्रमण हो रहा है, अर्थात उच्च स्तरों में संक्रमण हो रहा है, तो इसे हम वृद्धि क्रम या प्रोग्रेशन कहते हैं। और कमरे के ताप पर सामान्यतः एक ही वृद्धि क्रम संभव होता है, जिससे तीव्रतम संक्रमण या इंटेंस ट्रांजिशन प्राप्त होता है। जहां V से V डैश संक्रमण में V का मान 0 तो V डैश का मान उससे अधिक 1, 2, 3, 4 आदि हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था, जिसमें कि हमने प्रोग्रेशन की बात की, जिसमें निम्न स्तर V 0 से उच्च स्तर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 में यदि संक्रमण होता है तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल संक्रमण को हम प्रोग्रेशन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद का क्लास हम नेक्स्ट में लेंगे।